फैमिली डिनर का टाइम था, तभी दादी ने सबके सामने जोर से मुझसे पूछा, बेटिया, क्या इस जन्म में मुझे तेरा बच्चा देखने का सुख मिलेगा? बिना पलक झपकाए मैंने तुरंत जवाब दिया, बहुत जल्द दादी, अगले महीने की 5 तारीख को मेरी शादी है। पूरा टेबल एक पल में सन रह गया और फिर अचानक से फुसफुसाहट शुरू हो गई। मेरी चाचियाँ, बुआ और कजिन्स, सबकी नजरें एक साथ आर्यन मेहरा पर जा टिकी। टिकाती भी क्यों ना, पूरे शहर को पता था कि हम दोनों का रिश्ता तो हमारे पैदा होने से पहले ही तय हो चुका था। लेकिन टेबल के नीचे का मंजर किसी ने नहीं देखा। आर्यन ने मेरा हाथ इतनी कसकर भींच रखा था जैसे जरा भी ढील दी तो सब छूट जाएगा। बेटिया, हमारी बात हुई थी ना कि कुछ टाइम के लिए इसे टालते हैं? वो फुसफुसाया, रिया की साइकाइट्रिक थेरेपी अभी अभी खत्म हुई है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि उस पर कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। एक बार वो खुलकर तुम्हें अपनी भाभी मान ले, फिर जैसा शादी चाहती हो वैसा करेंगे, ओके? मैंने अपने लाल पड़ते हाथ को देखा और मुझे अचानक हंसी आ गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इसे सच बताऊं या नहीं। शादी तो खैर अगले महीने की 5 तारीख को ही होगी, बस दूल्हा कोई मेहरा नहीं होगा। मुझे चुप देखकर आर्यन फिर उसी टोंड आवाज में बहलाने लगा जैसे किसी छोटे बच्चे को मना रहा हो। बेटिया, तुम तो जानती हो ना कि वो मेरी अकेली बहन है, थोड़ा लाड प्यार में बिगड़ गई है, इसलिए थोड़ी इम्पल्सिव है, पर आखिर में वो बस इस बात से डरती है कि तुम उसके बड़े भाई को छीन लोगी। बेचारी की कोई बुरी इंटेंशन थोड़ी हो सकती है। मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। वो बहन जिसे उसके माँ बाप साल भर पहले गांव से गोद लेकर आए थे। आर्यन के साथ उसका एक कतरा खून का रिश्ता नहीं था, और जो गेम वो खेल रही थी वो कभी भाई बहन के रिश्ते तक महदूद था ही नहीं। पिछले 1 साल से मैं ये बकवास लॉजिक सुन सुनकर पक चुकी थी। अब उससे और बहस करने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने पीछे हटने के लिए अपनी कुर्सी खिसकाई। आर्यन ने झट से मुझे रोका। उसने अपने वेस्ट के पॉकेट से एक कार्तिक का बॉक्स निकाला और सीधा मेरी हथेली पर रख दिया। अच्छा चलो ठीक है, अब गुस्सा मत करो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा? ये देखो, पिछली बार जब हम फिनिक्स मॉल गए थे तुम इस ब्रेसलेट को लगातार 5 मिनट तक तकती रह गई थी। मुझे याद था। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा सॉरी समझ लो। रख लो प्लीज। मैं उस ब्रेसलेट को देखती रह गई। दिल में एहसासों का एक बवंडर सा उठा। एक वक्त था जब उसकी ऐसी केयरिंग बातें मेरा दिल पिघला देती थी, पर अब बात बदल चुकी थी। मैं किसी और से शादी करने के लिए हाँ कह चुकी थी। अब मैं उसके तोहफे नहीं ले सकती थी। पर सच ये भी था कि वो ब्रेसलेट मुझे वाकई बहुत पसंद आया था। मैं बस कहने ही वाली थी कि मैं इसे उससे खरीद लूंगी कि तभी मेरी हथेली खाली हो गई। आर्यन, ये ब्रेसलेट कितना ब्यूटीफुल है। क्या ये तुमने मेरे लिए लिया है? रिया मेहरा न जाने कहाँ से टपक पड़ी थी। उसने सीधे मेरे हाथ से ब्रेसलेट झपटा और अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से आर्यन को देखने लगी। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट तैर गई। रिया, बदमाशी मत करो, वो बेटिया के लिए है। रिया का मुंह बन गया। उसकी नजरें तुरंत झुक गईं, पर मुझे ये बहुत पसंद आ गया। तुम नहीं समझोगे आर्यन, मैं गांव में पली बढ़ी हूँ। मैंने कभी ऐसी खूबसूरत ज्वेलरी देखी ही नहीं। मैं बेटिया जैसी थोड़ी ना हूँ। ये तो कपूर खानदान की इकलौती वारिस हैं। इन्होंने तो दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड्स देख रखे हैं। इन्हें तो इन छोटी मोटी चीज़ों से बोरियत होती होगी। मैंने ठंडी नज़रों से आर्यन को देखा। मैं देखना चाहती थी कि इस बार वो किसे चुनता है। अफसोस, मैंने एक बार फिर अपनी अहमियत का गलत अंदाज़ा लगा लिया था। जब जब रिया ये बेचारगी का नाटक करती, आर्यन पर जैसे कोई जादू सा हो जाता। उसका सारा फैसला पल भर में ढेर हो जाता। वही हुआ। उसने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा और संभल कर बोला, बेटिया, क्या इस बार हम ये रिया को दे सकते हैं? अगली बार मैं पक्का तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला लाऊंगा, ओके? रिया के होठों के कोने पर तैरती वो जीत की मुस्कान छिप नहीं पा रही थी। मुझे गिनना होने लगी। मैंने एक ठंडी सी टिप्पणी उसकी तरफ फेंकी। कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे पसंद आता है वो मैं खुद खरीद सकती हूँ। मिस्टर मेहरा, आप तकलीफ मत उठाइए। जैसे ही मेरे मुंह से मिस्टर मेहरा निकला, आर्यन का चेहरा एकदम से बदल गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रिया मेहरा पहले ही उसके बाजू से लिपटकर छोटे बच्चों की तरह मचलने लगी। आर्यन, प्लीज़ मुझे पहनकर दिखाओ ना। जब तक उसने दोबारा सर उठाकर देखा, मैं हॉलवे से जा चुकी थी। कपूर हवेली वापस पहुंचते ही मैंने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैंने उसे हुक्म दिया कि पिछले कुछ सालों में आर्यन ने मुझे जितने भी हैंडबैग्स, ज्वेलरी, घड़ियाँ, लव लेटर्स और फोटोज़ दिए हैं, सब कुछ पैक करो और सीधा मेहरा हाउस भिजवा दो। मैनेजर एक पल के लिए चौंका, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। बस सर झुकाया और काम पर लग गया। खिड़की के पास खड़े होकर शहर की जगमगाती रोशनियों को देखते हुए मुझे अचानक 2 साल पुराना एक नज़ारा याद आ गया। हमारे कॉलेज ग्रेजुएशन वाले दिन आर्यन दोनों परिवारों के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। उसने मेरे पापा के आगे हाथ जोड़कर कहा था, अंकल, अगर इस जिंदगी में मैंने कभी बेटिया को धोखा दिया तो ये ज़मीन आसमान मुझे तबाह कर दे। मेरी मम्मी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मेरी शादी के हक में नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं 2 साल और घर पर ही रहूं। किसे पता था कि ये 2 साल अपने साथ इतनी बलाएं ले आएंगे। 1 साल पहले मिस्टर और मिसेस मेहरा अपने पैतृक गांव से लौटे और इस गोद ली हुई बेटी को साथ ले आए।
बचपन से ही आर्यन का सपना था कि उसकी एक छोटी बहन हो, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद उसकी मम्मी दोबारा कंसीव नहीं कर सकती थी। इसलिए जब रिया आई तो आर्यन को लगा जैसे उसे अपनी अधूरी जिंदगी का आखिरी टुकड़ा मिल गया हो। वो 20 साल का बचा हुआ सारा भाई वाला प्यार उस पर उंडेलने के लिए उतावला हो उठा। लेकिन पहली ही नज़र में मैंने रिया को ताड़ लिया था। जिस तरह से वो आर्यन को देखती थी वो किसी बहन की नज़रें नहीं थीं। वो एक शिकार पर नज़र गड़ाए बैठी लोमड़ी की आंखें थीं। पूरे 1 साल उसने मुझसे हर चीज़ के लिए झगड़ा किया। आर्यन की कार की फ्रंट पैसेंजर सीट से लेकर उसके बर्थडे केक के पहले पीस तक, यहाँ तक कि उसके फ़ोन के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट स्लॉट तक। और आर्यन बिना चुके हर बार उसी की साइड लेता रहा। हद तो तब हो गई जब पिछले महीने कपूर और मेहरा फैमिली शादी की डिटेल्स फाइनल करने बैठी। रिया ने आधी रात को अपने हाथ की नस काटने का नाटक करके तमाशा खड़ा कर दिया। उसी रात आर्यन ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स और सगाई की अंगूठी मुझे वापस लौटा दी थी। बेटिया प्लीज समझो ना, उसने कहा था। एक बार रिया का ये ड्रामा बंद हो जाए और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इससे भी ग्रैंड वेडिंग दूंगा। इससे भी ग्रैंड वेडिंग? मैंने अपनी आंखें मूंद लीं। जिस दिन मैंने पहली बार वो सगाई की अंगूठी पहनी थी वो पागलों की तरह खुश था। रास्ते में मिलने वाले हर इंसान से चिल्ला चिल्ला कर कहता था मेरी वाइफ। वो सारे कसम वादे, वो दिल धड़का देने वाले लम्हे, वो सब भूल चुका था। 3 लोगों के इस रिश्ते में बहुत घुटन थी। अब मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनने वाली थी। अगली सुबह मैं अपनी स्टडी में बैठकर फैमिली ट्रस्ट के लेजर्स चेक कर रही थी। दादी ने ज्वेलरी के कुछ और बॉक्सेस भिजवाए थे। मैंने अभी मैनेजर को उन्हें सेफ में रखने की हिदायत दी ही थी कि बाहर आंगन में शोर शराबा शुरू हो गया। आर्यन रिया को घसीटते हुए मेरे लिविंग रूम में घुसा और उसने दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला। बेटिया कपूर, ये सब सामान वापस भिजवाने का क्या ड्रामा है? मैंने सर उठाकर देखने की जहमत तक नहीं की। सगाई खत्म हो चुकी है। जाहिर है मैं तुम्हारी दी हुई चीजें वापस कर रही हूँ ताकि बाद में कोई फालतू की चिकचिक ना हो। मेरी आवाज़ में वो ठंडापन सुनकर जैसे मैंने सच में एक सख्त लकीर खींच दी हो, आर्यन ने चिढ़कर हाथ बढ़ाया और मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि शादी सिर्फ आगे पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं। और वैसे भी अगर तुम दिन रात रिया को परेशान करना छोड़ दो तो क्या वो इस डर में जिएगी कि शादी के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा? वो बेचारी हमें अपना ब्लेसिंग देने से क्यों हिचकिचाएगी? मुझे इतना गुस्सा आया कि मुंह से एक ठंडी हंसी छूट गई। मैं उसे परेशान कर रही थी? जब से रिया मेहरा को पता चला था कि मैं उसकी मंगेतर हूँ, उसने मुझे एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया था। कभी ताने मारकर मुझे भड़काना तो कभी ऐसी सिचुएशन बना देना कि आर्यन और मेरे बीच झगड़ा हो जाए। शुरुआत में आर्यन नाटक करता था और थोड़ा बहुत मेरा बचाव करता था, पर धीरे धीरे वो पूरी तरह से रिया की तरफ हो गया और उल्टा मुझे ही छोटी सोच वाली और संकीर्ण कहने लगा। मैंने पीछे कदम खींचे थे, 1 कदम 2 कदम, यहाँ तक कि मैंने उस आदमी को भी उसके लिए छोड़ दिया था। और अब उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो यहाँ आकर मुझे ही ब्लेम करे। मैंने घिन से उसका हाथ झटका। आर्यन, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। अब मैं किससे शादी करती हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारी वो प्यारी बहन जैसे चाहे एक दूसरे से चिपके रहो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कपूर हाउस में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर निकलो। आर्यन का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया। बेटिया कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मैं उसे सच सच बताने ही वाली थी कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, तभी रिया मेहरा अचानक हमारे बीच आ कूदी। उसकी आंखें रोने जैसी लाल थीं। बेटिया, मैं जानती हूँ तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम और आर्यन बचपन के दोस्त हो, साथ बड़े हुए हो, तुम्हारी सगाई हुई है, मेरी क्या औकात है? मैं ही चली जाती हूँ, ओके? मैं वापस गांव चली जाऊंगी और अब कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। ये कहकर वो मुड़ी और बाहर की तरफ भाग गई। रिया, आर्यन चीखा, उसकी आवाज़ तक फट गई। वो झटके से मुड़ा और उसने सीधा मेरी तरफ उंगली उठाई। बेटिया कपूर, अगर रिया के सिर का एक बाल भी बांका हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। उसे रिया के पीछे भागते देख मेरे गले में एक कड़वा घूंट सा भर आया। मैंने दांत भींचे और उस दर्द को जबरदस्ती अंदर दबा लिया। बाद में मुझे पूरी कहानी पता चली। आर्यन ने एयरपोर्ट पर जाकर रिया को रोक लिया था। वो रोते बिलखते उसकी बाहों में गिर पड़ी थी और आर्यन उसे उसी तरह गोद में संभाले मेहरा हाउस वापस लेकर आया। पूरे शहर ने ये ड्रामा देखा। कुछ दिनों बाद मैं ताज होटल में अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ आफ्टरनून टी पर गई। वो सब मेरे लिए इतनी गुस्से में थीं कि बार बार टेबल पर हाथ पटक रही थीं। क्या आर्यन का दिमाग खराब हो गया है? उसकी शादी तुझसे होने वाली है और वो उस अडॉप्टेड बहन को सीने से लगाए घूम रहा है। वो तुझे समझता क्या है? अडॉप्टेड बहन गई तेल लेने। मैंने देखा है जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उनमें भाई बहन वाली कोई वाइब ही नहीं है, साफ दिखता है। बेटिया, तुझे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरे नाक के नीचे से तेरा बंदा उड़ा ले जाए और तुझे खबर भी ना हो। मैंने अपना चाय का कप उठाया और एक बेपरवाह मुस्कान दी। तुमसे किसने कहा कि मैं आर्यन मेहरा से शादी कर रही हूँ? मेरी सहेलियाँ उलझन में एक दूसरे को देखने लगीं। बेटिया, तू क्या बोल रही है? अगर आर्यन नहीं तो फिर कौन? हाँ यार, तुम दोनों तो प्ले स्कूल के टाइम से साथ हो। हम सबको पता है तू उसकी कितनी केयर करती है। माना इस बार उसने हद पार कर दी है, पर वैसे तूने ही तो पिछली बार कहा था कि अगले महीने की 5 तारीख को शादी है।
हम सबने कैलेंडर में डेट मार्क कर ली है, अब पीछे हटने का नाटक मत कर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने हैंडबैग में हाथ डाला और सुनहरे अक्षरों से छपे हुए खूबसूरत लाल रंग के वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स निकालकर टेबल पर रख दिए। आज उन्हें बुलाने की यही मेन वजह थी। मेरी सहेलियों ने लपक कर कार्ड्स उठाए, पर जैसे ही उन्होंने कार्ड खोलकर देखा, उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे मुंह में कोई मक्खी चली गई हो। बेतिया, इस पर आर्यन का नाम क्यों नहीं है? यहाँ तो साफ साफ ब्लैक एंड व्हाइट में छपा है। तू हमारे साथ खेल क्यों खेल रही है? मैं सन्न रह गई। मैंने खुद देखने के लिए कार्ड झपटने की कोशिश की, पर हवा में ही एक हाथ ने उस कार्ड को छीन लिया। मैंने मुड़कर देखा, आर्यन मेरे ठीक पीछे खड़ा था। न जाने कब से उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ा हुआ था और वो कार्ड को घूर रहा था। बेतिया कपूर, कितनी बार कहूँ कि शादी पोस्टपोन हुई है और तुम देखो मेरे पीठ पीछे कार्ड्स भी बांटने लगी। रिया उसके ठीक बगल में खड़ी थी और उसकी आंखों में तुरंत आंसू छलक आए। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। मेरी शादी है, मैं कार्ड्स बांट रही हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? आर्यन ने गुस्से से बौखलाकर वो कार्ड मेरे सामने टेबल पर पटक दिया। खुद देखो, इस पर किसका नाम छपा है? अभी कहोगी कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने झट से कार्ड उठाया। दूल्हे के कॉलम में साफ साफ लिखा था, आर्यन मेहरा। मेरा सिर भन्ना गया। हमारी शादी की पुरानी डेट वाकई अगले महीने की 5 तारीख ही तय हुई थी। ये कार्ड्स बहुत पहले छप चुके थे, उस बात से भी पहले जब उसने मुकरते हुए कहा था कि अभी शादी नहीं होगी। इन कार्ड्स को फेंक दिया जाना चाहिए था। आज सुबह मैंने जल्दी जल्दी में ढेर में से कुछ कार्ड्स उठाकर अपने बैग में ठूंस लिए थे। यकीनन किसी नौकर से लापरवाही हुई थी और उसने पुराने कार्ड्स नए वालों के साथ मिला दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई गलत फहमी पाले, इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबाया और समझाया, ये लॉट तब छपा था जब हमारी सगाई हुई थी। ये बहुत पहले इनवैलिड हो चुका है। 5 तारीख को मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो कभी। बस करो, वो इतने जोर से दहाड़ा कि पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। मुझसे शादी करने के लिए तुम इतनी नीची और घटिया हरकत पर उतर आओगी? बेतिया कपूर, क्या तुम सच में इतनी तड़प रही हो? क्या तुम्हें सिंगल रहने से इतना डर लगता है कि तुम मुझसे चिपकने के लिए अपनी जान देने पर आमादा हो? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं तड़प रही हूँ? एक वक्त था जब किसकी जबान पर हर वक्त ये बात रहती थी कि मैं तो बेतिया से ही शादी करूंगा। कौन जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोया था और कहा था कि अगर बेतिया नहीं तो मैं इस जन्म में किसी से शादी नहीं करूंगा। उन बातों की स्याही भी अभी सूखी नहीं थी और आज वो साल भर पुरानी लड़की के लिए मेरी इज्जत और कपूर परिवार के नाम को धूल में मिला रहा था। ठीक है, अगर यही बात है तो आर्यन मेहरा, मैं वो औरत नहीं हूँ जो किसी मर्द के बिना जी ना सके। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं दूल्हा बदल दूंगी, बात खत्म। मेरी सहेलियों से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक एक करके टेबल पर हाथ पटक कर खड़ी हो गईं। आर्यन मेहरा, अपनी जबान संभाल कर बात करो। कार्ड्स तक छप चुके हैं और अब तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करोगे। उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो तुम्हें फोर्स कर रही है। वही तो, कौन सालों तक बेतिया के पीछे ढीठ बनकर पड़ा रहता था। अब बड़े शरीफ बनने का नाटक मत करो। आर्यन ने उनकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। उसने रिया मेहरा का हाथ कसकर पकड़ा और पूरी आक्रामकता के साथ मुझे घूरने लगा। बेतिया कपूर, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम इनमें से एक भी कार्ड बाहर नहीं भेजोगी। अगर तूने ऐसा किया तो याद रखना, शादी वाले दिन मैं तेरी ऐसी थू थू करवाऊंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मुझसे कार्ड्स वापस लेने को कह रहा था? सपने देखे। मैंने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन बीतते गए और पूरी कपूर हवेली लाल रेशमी पर्दों और जरी के काम से सज गई। पूरे जुहू चौपाटी को पता चल चुका था कि कपूर खानदान की बड़ी बेटी का ब्याह होने जा रहा है। बाद में मैंने कार्ड्स की गड़बड़ी की जांच करवाई। पता चला कि नई नौकरानी ने देखा कि दोनों कार्ड्स के कवर एक जैसे दिख रहे थे, तो उसने बिना सोचे समझे सबको एक ही ड्रॉर में ठूस दिया था। गनीमत थी कि वक्त रहते पकड़ में आ गया, वरना सच में मेरा तमाशा बन जाता। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ गया और मेरा ध्यान उन घिनौने लोगों या उनके ड्रामे पर जरा भी नहीं था। पर आर्यन मेहरा जानबूझकर मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहता था। उस दिन मैंने विला के मेन गेट के अंदर कदम रखा ही था और दरवाज़ा बंद भी नहीं कर पाई थी कि वो एक पागल कुत्ते की तरह मेरी तरफ झपटा। बेतिया कपूर, क्या तुम्हें मेरी बातें सिर्फ एक फालतू का शोर लगती हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी के सारे इनविटेशन कार्ड्स वापस मंगवाओ, और तुम देखो, वापस मंगवाना तो दूर, तुमने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रखा है। तुम्हें सच में लगता है कि ये सब तमाशा करके तुम मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दोगी? मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर नहीं छुड़ा पाई। गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ गया और मैंने दांत भींचकर सीधा उसके मुंह पर चीखते हुए कहा, आर्यन मेहरा, मैं 10,000 बार कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, हाँ हाँ, नाटक कर ले। मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। 3 दिनों के अंदर इस शादी को तुरंत कैंसिल करो, वरना जिस दिन शादी होगी उस दिन तुम्हारा और कपूर खानदान का ऐसा तमाशा बनेगा कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सुना तुमने? उसकी बकवास सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय मैं जोर से हंस पड़ी। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं।
तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें बहुत तसल्ली मिलेगी, क्योंकि मैं जिससे शादी करने वाली थी वो तुम थे ही नहीं। और रही बात कपूर परिवार की इज्जत की, तो उस पर एक खरोंच भी नहीं आएगी। आर्यन बहुत देर तक मुझे घूरता रहा, जैसे तौल रहा हो कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। आखिरकार उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। बर्फ जैसे सफ़ेद वेडिंग गाउन में, सिर पर डायमंड का क्राउन सजाए, मैं खुद को शीशे में बार बार देख रही थी। मेरी हथेलियों पर घबराहट से पसीना आ रहा था। तभी नीचे से पटाखों के फटने का शोर गुंजायमान हो उठा, साथ में गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज़ें आने लगीं। वेडिंग प्लानर्स ने मुझे सहारा देकर दरवाजे की तरफ बढ़ाया। मैंने नज़रें उठाईं और जो देखा, मेरे होश उड़ गए। दुल्हन लेने जो बंदा खड़ा था वो आर्यन मेहरा था। मैं उसे अवाक होकर देखती रह गई। मेरी आवाज़ अविश्वास से कांप रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर खीज और अक्खड़पन साफ दिख रहा था। उसने एक ठंडी सांस भरी। मुझे पता था कि तुम में इतनी समझदारी नहीं है कि सगाई कैंसिल कर सको। ठीक है, अब जब तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी मरी जा रही हो कि इस हद तक आ गई हो, तो मैं ना चाहते हुए भी तैयार हो जाता हूँ। रिया को मैं बाद में किसी तरह समझा दूंगा। अब नखरे दिखाना बंद करो और गाड़ी में बैठो, मुहूर्त निकला जा रहा है। उसकी वो घमंडी और एहसान जताने वाली टोंड आवाज़ जैसे किसी भीख मंगे की तरफ रोटी का टुकड़ा फेंक रहा हो। मेरा खून खौल उठा। तभी मेरी नज़र दूर से आते एक बेहद शानदार वेडिंग प्रोसेस को गाड़ियों के साथ आते हुए देख पड़ी। मैंने झटके से अपना हाथ उठाया और इशारा किया। गौर से देखो आर्यन, मैं आज जिससे शादी कर रही हूँ वो ये है। आर्यन ने किसी रोबोट की तरह अपना सिर घुमाया। उसकी नज़रें काफिले के सबसे आगे खड़े शख्स पर पड़ीं। उसकी भौहें सिमटकर सख्त हो गईं। कबीर रॉय, ये बंदा यहाँ किस लिए आया है? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम खुद ही गैस क्यों नहीं कर लेते? कबीर रॉय, मेरे पापा का वो स्टूडेंट जिसे उन्होंने स्पॉन्सर किया था। उसके दिल में कपूर परिवार के लिए हमेशा एक गहरी इज्जत और एहसानमंदी रही थी। जिस दिन आर्यन ने शादी की अंगूठियां लौटाई थीं, उस दिन कबीर इत्तेफाक से हमारे घर पर मेहमान बनकर आया था। मुझे सब रिश्तेदारों के सामने जलील होते और असहाय खड़ा देखकर उसने अचानक घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज कर दिया था। उस पल आर्यन के लिए मेरे दिल का आखिरी कोना भी मर चुका था। इसलिए मैंने 1 सेकंड की देरी किए बिना हाँ कह दिया था। बात करते करते कबीर अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस से उतरा और हमारी तरफ बढ़ा। उसने परफेक्ट टेलर्ड ब्लैक टक्सीडो पहना था और उसके कॉलर पर एक गाढ़ा लाल गुलाब सजा था। आर्यन के सीने की घबराहट इतनी बढ़ गई कि जब वो बोला तो उसकी आवाज़ तक कांप रही थी। मिस्टर रॉय, इस सब का क्या मतलब है? कबीर की नज़रें उस पर पड़ीं और उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, दुल्हन लेने आया हूँ। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अभी भी झूठी उम्मीदों से चिपका हुआ था। उसने ज़बरदस्ती पूछा, और मिस्टर रॉय किस लड़की को लेने आए हैं? कबीर ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी खुद को धोखा दे रहे इंसान पर तरस खाया जाता है। कपूर हवेली में बेतिया के अलावा कोई दूसरी बड़ी बेटी भी है क्या? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। बेतिया, तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आर्यन ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो अपनी जगह पर सुन्न पड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो मेरी तरफ मुड़ा। बेतिया, मुझे बताओ कि ये सच नहीं है। तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। आर्यन, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो तुम नहीं हो। आर्यन एक पल के लिए सन रह गया। फिर अचानक जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो, उसने दांत भींचकर कहा, तो फिर उन कार्ड्स का क्या? उन पर तुम्हारा और मेरा नाम साफ साफ छपा था। बेतिया, मुझे बताओ कि वो सब नकली था। तुम ये सब बस मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही हो ना? तुम इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने का नाटक कर रही हो ना? अब जब उसने कार्ड्स का जिक्र छेड़ा ही दिया था तो मैंने पीछे खड़े नौकर को उंगली से इशारा किया। नौकर तुरंत आगे बढ़ा और उसने एक गोल्डन वेडिंग कार्ड पेश किया। नई नौकरानी ने गलती से पुराने कार्ड्स को नए वाले के साथ मिला दिया था। वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। उसने झट से कार्ड छीना और उसे फाड़कर खोला। दूल्हे वाले कॉलम में एकदम बोल्ड और साफ अक्षरों में नाम छपा था, कबीर रॉय। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगले ही सेकंड वो पागलों की तरह भड़क उठा। उसने उस कार्ड के 100 टुकड़े कर दिए और मेरी कलाई को लोहे की ग्रिप की तरह भींच लिया। बेतिया, हम बचपन से साथ हैं। तुमने अपने मुंह से कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो? उसने ये सोचने की जहमत तक नहीं उठाई कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया था। फिर भी उसकी हिम्मत देखो कि वो मुझसे सवाल कर रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। आर्यन मेहरा, मेहरबानी करके याद रखो, सगाई तुमने तोड़ी थी, मैंने नहीं। आर्यन के होंठ कांपने लगे। मेरे पास तब कोई ऑप्शन नहीं था। रिया अपनी जान देने पर तुली थी। वो मेरी बहन है। मैं क्या करता? क्या उसे मरते हुए देखता? ये सुनकर मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रिया मेहरा तुम्हें सिर्फ एक भाई मानती है? आर्यन का पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन कभी बेवकूफ़ आदमी नहीं था। क्या वो सच में रिया मेहरा के गंदे इरादों को नहीं देख पा रहा था? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बस अनजान बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो दोनों तरफ से मजे लेना चाहता था। हम बात कर ही रहे थे कि रिया किसी कोने से निकलकर सामने आ कूदी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। आर्यन, तुमने मुझे जबान दी थी।
जब तक मैं अपनी ब्लेसिंग न दे दूं तुम इस औरत से शादी करने की सोचना भी मत। आर्यन के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। रिया, तमाशा मत करो। मैं बेतिया को घर ले जाने के बाद तुमसे आराम से बात करूंगा। पर रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने उसकी आस्तीन पकड़ी और पूरी ताकत से पीछे खींचा। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगी। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा था। मैं इन दोनों पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैंने कबीर रॉय की तरफ देखकर सर हिलाया और दुल्हन वाली गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। बौखलाकर आर्यन ने इतनी जोर से अपना हाथ झटका कि रिया लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। फिर उसने दोनों हाथों से मेरा बाजू जकड़ लिया। नहीं नहीं बेतिया, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। रिया गुस्से में पैर पटकने लगी। आर्यन, धोखा इसने दिया है। यह किसी और मर्द के साथ भाग रही है। तुम क्यों इतने ढीठ बनकर इसके पीछे पड़े हुए हो? चुप रहो, आर्यन चिल्लाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं जब वो उस पर चीखा। ये पहली बार था जब उसने रिया पर इतना भयानक गुस्सा निकाला था। उसके आंसू झरने की तरह बहने लगे और वो अपना सीना पकड़कर ऐसे रोने लगी जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म उसी पर हुआ हो। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम इस पराई औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? जैसे ही उसने रोना शुरू किया, आर्यन का वो गुस्से वाला रूप हवा में गायब हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आवाज़ फिर से नरम पड़ गई। रिया, अच्छी बच्ची की तरह पहले घर जाओ। बेतिया वो औरत है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया है। मैं उसे किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकता। ये सुनते ही रिया ने मुझे बेहद जहरीली और नफरत भरी नजरों से घूरा। उसने अचानक अपने कपड़ों में से एक धारदार चाकू निकाला और सीधा अपनी गर्दन पर रख लिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने आज इससे शादी करने की हिम्मत की तो मैं यहीं तुम्हारे सामने खुद को मार डालूंगी। मेरी सांस अटक गई। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। कबीर के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उसने झट से मुझे अपने पीछे खींचा और खुद ढाल बनकर आगे खड़ा हो गया। आर्यन घबराहट और गुस्से के बीच पिस रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रिया, बात मानो। पहले चाकू नीचे रखो ना, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। रिया की आंखें लाल थीं और वो मुझे घूर रही थी। धारदार ब्लेड उसकी गर्दन की चमड़ी को छू रहा था। पहले मुझसे वादा करो कि तुम इससे शादी नहीं करोगे। वादा करो, तभी मैं इसे नीचे रखूंगी। आर्यन ने अपने हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसके होंठ देर तक कांपते रहे पर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब तक वो दोनों इस हाई वोल्टेज ड्रामे में उलझे हुए थे, कबीर ने बिना वक्त गवाए मुझे दुल्हन वाली गाड़ी में बिठाया और सीधा एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। नहीं बेतिया, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। आर्यन एक पागल इंसान की तरह गाड़ी की तरफ लपका और कार के शीशे को पीटते हुए चीखने लगा। बेतिया, वापस आ जाओ मेरे पास। रिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने चाकू को एक तरफ फेंका और पीछे से आर्यन की कमर को कसकर पकड़ लिया। आर्यन, इस बेतिया कपूर में ऐसा क्या खास है? अगर वो किसी और से शादी करना चाहती है तो उसे जाने दो ना। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हटो, दूर हटो मुझसे। आर्यन की आवाज़ में दर्द छलक रहा था। रिया मेहरा, अगर आज बेतिया की शादी कबीर रॉय से हो गई ना तो तुम जिस बिल से निकल कर आई थी वापस वहीं दफा हो जाना। अपनी जिंदगी में मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया और तुम्हारी बातों में आकर बेतिया से अपनी सगाई तोड़ दी। मैं गलत था। मैं पूरी तरह से गलत था। हवा के झोंके के साथ वो बातें कार के शीशे को चीरती हुई आई थीं और मेरे कानों में गूंजकर उड़ गईं। जिस पल उसने रिया की खातिर वो सगाई की अंगूठी लौटाई थी, उसी पल हमारे बीच का हर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कबीर के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए मंडप में आज सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही बड़े बुजुर्गों की जगह बैठे थे। जब शादी की सारी रस्में पूरी हो गई, फेरे हो गए, अंगूठियां बदल दी गई और चाय नाश्ता हो गया, तब मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे कबीर की हथेली में रख दिया। कबीर, मैं बेतिया को तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। कबीर की हथेली चौड़ी, गरम और उंगलियों के पोरों पर हल्की सी घिसन वाली थी। इतने सालों तक अकेले अपने दम पर मेहनत करते हुए उसने यकीनन बहुत पापड़ बेले थे। मैं ख्यालों में खोई ही थी कि तभी उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और मजबूती थी। अंकल, आंटी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी में बेतिया पर कभी आंच भी नहीं आने दूंगा। यही बात कभी आर्यन मेहरा ने भी कही थी, पर वो अपने शब्द निभा नहीं पाया। लेकिन कबीर रॉय के मुंह से वही बात सुनकर मुझे न जाने क्यों एक अजीब सा सुकून मिला। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। बेतिया, आर्यन न जाने कैसे सिक्योरिटी को चकमा देकर हॉल के अंदर आ घुसा था। वो टकटकी लगाए हमारे एक दूसरे में उलझे हाथों को देख रहा था। उसे देखते ही मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरामी, आज बेतिया और कबीर की शादी का दिन है, तुम यहाँ क्या तमाशा करने आए हो? आर्यन का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। एक जोरदार धपकी आवाज़ के साथ वो मेरे पापा के कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ा। अंकल, मैं जानता हूँ कि सगाई के वक्त मैंने जो किया वो नीचता थी, लेकिन मैं और बेतिया बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उसे किसी भी इंसान से बेहतर समझता हूँ और मैं उसे दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी नादानी नहीं करूँगा। पापा की उंगलियां गुस्से से कांपने लगीं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बकने की? पूरे 1 साल तक तुम गांव से आई उस लड़की के चक्कर में मेरी बेटी की इज्जत को नीलाम करते रहे। तुम्हें क्या लगा कि मैं अंधा हूँ? मैं तो बस तुम्हारे माँ बाप के लिहाज में बार बार खामोश रह जाता था। अब बेतिया और कबीर कानूनन और ऑफिशियली पति पत्नी बन चुके हैं। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। अगर अभी के अभी यहाँ से दफा नहीं हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन हिला तक नहीं, बल्कि वो घुटनों के बल 2 कदम और आगे खिसक आया। उसके आंसू फर्श पर टपक रहे थे। मैं सच में जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है अंकल। मैं बेतिया के बिना नहीं जी सकता। मैं तो बस शादी कुछ महीनों के लिए टालना चाहता था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो सच में किसी और से शादी कर लेगी। पापा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उन्होंने उसके कंधे पर एक जोरदार लात मार दी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी कोई खिलौना है जिसे जब मनचाहा शादी कर ली और जब मनचाहा छोड़ दिया? आर्यन जमीन पर जा गिरा। हॉल में मौजूद सारे मेहमान ये तमाशा देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे उसने एक गांव से आई गोद ली हुई लड़की के चक्कर में कपूर खानदान की इकलौती वारिस को ठुकरा दिया और अपने ही हाथों से बनी बनाई जोड़ी को तबाह कर लिया। शायद इसी पल आर्यन की नींद टूटी थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था जब उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। बेतिया, मैं गलत था। अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो तो तुम जो मांगोगी मैं वो सब दूंगा, सब कुछ। मैंने धीरे से अपना सरना में हिलाया। मैंने तुम्हें मौका दिया था आर्यन, तुमने खुद उसे ठुकरा दिया। अगर अब मैं सिर्फ दिल पिघलने की वजह से तुम्हारे पास वापस आ गई तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। आर्यन मुझे बिना पलक झपकाए देखता रह गया। उसकी आंखों की बची कुची रोशनी भी बुझ गई। पापा ने उससे और कोई बात करना सही नहीं समझा। उन्होंने हाथ से इशारा किया और गार्ड्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। आर्यन जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो कपूर हवेली के मेन गेट के बाहर कड़कड़ाती धूप में घुटनों के बल सीधा बैठकर इंतजार करने लगा कि शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं वापस आ जाऊं। पर उसका इंतजार सिर्फ बेबसी में बदलने वाला था। हवेली के अंदर कमरे में एसेंशियल ऑयल्स की भीनी भीनी खुशबू फैली थी और लाल मोमबत्तियों की रोशनी से सुहागरात का एक खूबसूरत माहौल बना हुआ था। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और बूंदें शीशे पर टिप टिप करने लगी थीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे खबर मिली कि वो रात भर वहीं बैठा रहा जब तक कि बेहोश होकर गिर नहीं पड़ा। बाद में रिया मेहरा ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मामूली सा बुखार उसे आधे महीने तक बिस्तर पर पटक देगा। और उन 2 हफ्तों के दौरान कबीर और मेरे बीच की शुरुआती झिझक धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने बीते सालों में उसे कुछ बार देखा जरूर था, पर हमारे बीच सिर्फ एक औपचारिक हेलो हाय होती थी। हमने कभी दिल खोलकर बात नहीं की थी। पर आधे महीने तक दिन रात साथ रहने के बाद मुझे समझ आया कि बाहर से बेहद गंभीर और शांत दिखने वाला ये इंसान अंदर से कितना बेइंतहा केयरिंग और वार्म था। मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला जब एक दिन मैं यूं ही उसकी जैकेट की पॉकेट चेक कर रही थी। उसमें से अचानक मेरा मिडिल स्कूल का वो राइटिंग कंपटीशन वाला मेरिट सर्टिफिकेट निकल आया। मैं वहीं हैरान परेशान खड़ी रह गई। मुझे याद है कि मैंने ये सर्टिफिकेट बहुत पहले कहीं फेंक दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? कबीर के कान धीरे धीरे गहरे लाल पड़ गए। उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए एक छोटी सी झूठी खांसी खाई। वो बस मुझे इत्तेफाक से मिल गया था। मैं तुम्हें वापस देना भूल जाता था शायद। मैंने मजाकिया अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा, क्या इत्तेफाक है? तो फिर आज लौटा दो मुझे। वो तुरंत घबरा गया। उसकी हरकतें अकुलाहट से भर गईं और उसने उस कागज को अपनी छाती से कसकर चिपका लिया। मुझे इसे अपने पास रखने की आदत हो गई है। और वैसे भी अब तो हमारी कानूनी तौर पर शादी हो चुकी है ना? उसकी वो घबराहट देखकर मुझे उस इंसान पर बेइंतहा प्यार आने लगा। शादी के बाद दादी ने मुझे ज्वेलरी का एक और ढेर और कुछ प्रॉपर्टीज गिफ्ट की। मैं कबीर को लेकर अपने पैतृक घर उनका शुक्रिया अदा करने गई। अभी हमें बैठे हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था कि चाची ने कबीर को स्टडी रूम में बुला लिया। दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत देर तक मुझे गृहस्थी की बातें समझाती रहीं। जब वो थक गईं तो मैं उनसे इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब कबीर बाहर नहीं आया तो मैं उसे देखने के लिए स्टडी रूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ आई, बेतिया। मेरे कदम वहीं थम गए। हॉलवे के दूसरे कोने पर आर्यन मेहरा खड़ा था। बीमारी की वजह से उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से एक जुमला मुंह से निकाला, कैसी हो तुम? मैंने सर हिलाया, बहुत बढ़िया। वो देर तक चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से कार्तिक का वही ब्रेसलेट निकाला, वही जिसे फैमिली डिनर के वक्त रिया मेहरा ने मेरे हाथ से झपट लिया था। मैंने ये ब्रेसलेट उससे वापस ले लिया है। क्या तुम अब भी इसे लेना चाहोगी? मैंने नीचे उस ब्रेसलेट की तरफ देखा। एक वक्त था जब ये मुझे बेहद पसंद था, पर आज जब मैंने इसे दोबारा देखा तो ये मुझे एक मामूली सा गहना लगा। जब मैंने उससे यही बात कही तो आर्यन के होठों के कोने पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। बेतिया, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस करो। मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी। मेरी आवाज़ तेज नहीं थी, पर उसमें एक ढीठ इरादा था।
आर्यन, मेरी शादी हो चुकी है। मैं और मेरे हस्बैंड अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। अब से जब तक कोई बहुत इमरजेंसी ना हो, हमारा एक दूसरे से ना मिलना ही बेहतर है। और अगर कभी रास्ते में आमना सामना हो भी जाए तो अजनबियों की तरह आगे बढ़ जाना, ओके। वो वहीं बिना हिले डुले सर झुकाए बहुत देर तक खड़ा रहा। जब मुझे लगा कि वो कुछ नहीं बोलेगा, तब उसके मुंह से बस एक धीमी सी आवाज़ निकली, ओके। पर इंसान कुछ सोचता है और किस्मत कुछ और ही लिख देती है। मुझे लगा था कि आर्यन से सारे नाते तोड़कर मैं उन दोनों बलाओं से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लूंगी। पर मेरी ये शांति ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। शादी के बाद आर्यन ने सारा कसूर रिया मेहरा पर मढ़ दिया था। वो उसे किसी भी कीमत पर वापस उसके गांव भेजने पर अड़ गया था। रिया ने घर में तहलका मचा रखा था, बर्तन तोड़ना, चीज़ें फेंकना, यहाँ तक कि दरवाजे पर अपना सर पटक लेना। एक वक्त था जब आर्यन पिघल जाता था, पर इस बार उसका दिल पत्थर बन चुका था। वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। रिया को लगा कि इस सब के पीछे मैं ही मास्टरमाइंड हूँ और मैं ही आर्यन के कान भर रही हूँ। एक दिन जब मैं अकेली बाहर निकली तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उनमें मुझे जिंदा चबा जाने वाली नफरत तैर रही थी। बेतिया कपूर, तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम आर्यन को डोरे डाल रही हो। तुमने ही उसके कान में जहर घोला है ना, ताकि वो मुझे घर से बाहर निकाल दे। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। अगर आर्यन मेरी इतनी ही सुनता तो क्या आज हम इस मोड़ पर खड़े होते। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उसे और भड़काना नहीं चाहती थी। मैंने एकदम फ्लैट टोन में जवाब दिया, तुम फालतू सोच रही हो। मैंने उससे इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। रिया मेहरा ने मेरी बात का 1% भी यकीन नहीं किया। उसके चेहरे पर पागलपन और गहरा गया। किस हक से? तुम कपूर खानदान की बड़ी बेटी हो, तुम्हारी दादी फ्लोरल ग्रुप की चेयरमैन है। किस हक से? दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे ही कदमों में क्यों हैं? यहाँ तक कि आर्यन आज भी तुम्हारे लिए तड़पता है, तुम्हें भूल नहीं पाता। तुम्हारी किसी और से शादी होने के बाद भी वो तुम्हें दिल से नहीं निकाल पा रहा। जब तुम मर जाओगी ना, तभी वो मेरी तरफ देखेगा। मेरा दिल धक से रह गया। पैर के पंजों से लेकर सीने तक एक ठंडी सहरन दौड़ गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? रिया ने एक भयानक हंसी हंसी और अपने बैग से एक धारदार चाकू निकाल लिया। तुम्हें पता है उस लड़की का क्या हुआ था जो मेरे रास्ते में आई थी? मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं अनजाने में ही पीछे हटने लगी। वो एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। वो बेवकूफ़, असली रिया मेहरा। उसके पापा के मरने से पहले उन्होंने उसे मेहरा फैमिली के हवाले किया था। मैंने गिड़गिड़ाकर उससे भीख मांगी थी कि वो मौका मुझे दे दे, पर वो नहीं मानी, तो मैंने उसे मार डाला। और उसके बाद मेहरा खानदान की गोद ली हुई बेटी बनना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये औरत क्या बकवास कर रही थी? यह एक ढोंगी थी। इसने असली गोद ली हुई बेटी का कत्ल कर दिया था। इससे पहले कि मैं इस खौफनाक सच से उबर पाती, वो अचानक चाकू लेकर मुझ पर झपटी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए इतनी मेहनत की और तुम्हारी वजह से आर्यन मुझे वापस भेजना चाहता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं जान बचाने के लिए मुड़ी और भागी। रिया की आंखें खून से लाल थीं और वो एक साइको की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। घबराहट में मेरा रास्ता भटक गया और मैं सीधा एक बंद गली में जा घुसी। रिया ने मुझे पकड़ लिया। उसने एक हाथ से मेरा गला दबोचा और मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ कत्ल करने का इरादा था। बेतिया कपूर, मर जाओ। जैसे ही चाकू का ब्लेड मेरी छाती की तरफ बढ़ा, मैंने डर के मारे आंखें भींच लीं। रुक जाओ वहीं। आर्यन मेहरा कई लोगों के साथ भागता हुआ वहां पहुंचा। रिया पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने मेरी गर्दन पर चाकू टिकाए टिकाए पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। ये मरने के लायक है। अगर ये ना होती तो तुम मुझे घर से क्यों निकालते? ये सब इसकी गलती है। मेरी गर्दन पर एक तेज जलन हुई और मुझे महसूस हुआ कि कोई गर्म लिक्विड मेरी चमड़ी से नीचे बह रहा है। आर्यन की आंखें लाल थीं, उसकी आवाज़ कांप रही थी। रिया मेहरा, कान खोलकर सुन लो। अगर आज बेतिया के सिर का एक बाल भी बांका हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर रिया ने अपना सर पीछे फेंका और पागलों की तरह हंसने लगी। बहुत बढ़िया। इसके मरने के बाद तुम भी चैन से जीने का सपना मत देखना। उसने अचानक अपने हाथ पर जोर डाला और चाकू को मेरी सांस की नली पर कसकर दबा दिया। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी एक काली परछाई तेजी से आगे लपकी। जब मुझे होश आया, तब तक मैं कबीर रॉय की मजबूत बाहों में सुरक्षित थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। रिया दूर जा गिरी थी और 2 बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उस पर झपटकर उसे जमीन पर दबोच लिया था। वो एक पागल कुत्ते की तरह छटपटा रही थी। मुंह से अभी भी चीखें निकल रही थी, मुझे छोड़ो, मुझे उसे मारना है, मारना है उसे। कबीर के हाथ मुझे थामे हुए कांप रहे थे। उसने रिया की तरफ जो नज़र डाली, वो किसी को भी जमा देने के लिए काफ़ी थी। इसे ले जाओ, सीधा पुलिस के हवाले करो। रिया को जब घसीट कर ले जाया जा रहा था, वो लगातार गालियां बक रही थीं। कबीर ने मुझे अपनी गोद में उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। जब हम आर्यन के पास से गुजरे तो आर्यन के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, पर कबीर ने उसकी तरफ देखना तक सही नहीं समझा। आर्यन मुंह खोले वहीं खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पुलिस स्टेशन में रिया मेहरा का मुंह आखिरकार खुल ही गया। उसका असली नाम रिया नहीं बल्कि त्रिशा था
और वो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। दुनिया में जिस इकलौती लड़की ने उसे प्यार दिया था वो असली रिया मेहरा थी। असली रिया उसे अपनी सगी बहन मानती थी और अपनी हर चीज़ उसके साथ शेयर करती थी। बाद में असली रिया के पापा की एक कार एक्सीडेंट में आर्यन के पापा को बचाते हुए मौत हो गई थी। मेहरा फैमिली एहसान तले दबी थी और भले ही वे असली रिया से कभी मिले नहीं थे, वे उसे गोद लेना चाहते थे। जब त्रिशा ने ये सुना तो जलन के मारे उसकी नींद उड़ गई। वो असली रिया के पास गई और मौका छीनने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो उसने रिया का कत्ल कर दिया और फिर बड़ी ढीठता से असली रिया बनकर मेहरा हाउस की चौखट पर जा खड़ी हुई। जैसे ही ये खौफनाक सच सामने आया, आर्यन मेहरा की जैसे जान ही निकल गई। उसे खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। वो मासूम, बात बात पर रोने वाली बहन असल में एक ठंडे दिमाग की कातिल थी। हर बार जब वो सोचता कि कैसे उसने ऐसी औरत के चक्कर में मुझे किसी और की बाहों में धकेल दिया, तो उसका दिल करता कि वो खुद को ख़त्म कर ले। जब ये खबर मेहरा परिवार तक पहुंची तो आर्यन के माँ बाप के होश उड़ गए। इस पूरे ड्रामे के बाद आर्यन में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कभी दोबारा मेरे सामने आ सके। वो एक लेटर छोड़कर चुपचाप अपने गांव लौट गया और अपने माँ बाप के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने लगा। त्रिशा ने अपनी बर्बादी खुद लिखी थी। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई ताकि वो कभी दोबारा बाहर की दुनिया में कदम न रख सके। पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे कोई लंबा और भयानक सपना था। रास्ता बहुत तकलीफदेह था, पर शुक्र है कि कहानी का क्लाइमैक्स बुरा नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, इस लंबे और टेढ़े मेढ़े रास्ते